हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी क्लासेस। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। हम काफ़ी पीछे की वीडियोस में सीबीएसई के रिगार्डिंग मैथमेटिक्स 2024 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं और जो पीछे आए हैं प्रीवियस ईयर, हम वो डिस्कस कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, एज वेल एज उसके कॉन्सेप्ट जो इसके रिगार्डिंग और आ सकते हैं एग्जाम में, हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 400 एग, 400 बैड एग। कौन से एग? बैड एग और लॉट ऑफ 400 एग्स। हमारे पास टोटल 400 एग्स हैं और उसमें से बैड एग निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है? 0.35। तो इस क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटी पहले से गिवन है। क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी पहले से गिवन है और क्वेश्चन में नंबर ऑफ बैड एग्स निकालने के लिए बोला है। तो आप लोगों को पता होगा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। लेकिन यहां पर प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी है या दे किसकी रखी है? प्रोबेबिलिटी क्या हो रहा है ये? प्रोबेबिलिटी गेटिंग बैड एग्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ बैड एग्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एग तो क्वेश्चन में गिवन है विच इज 0.035 और नंबर ऑफ एग्स हमें निकालने के लिए बोला है, नंबर ऑफ बैड एग्स हमें निकालने के लिए बोला है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और टोटल नंबर ऑफ एग क्वेश्चन में गिवन है विच इज 400। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ बैड एग्स के लिए नंबर ऑफ बैड एग्स इज इक्वल्स टू 0.035 इंटू 400। द आंसर इज, अब इन्हें मल्टीप्लाई करिए तो आंसर आ जाएगा 14। तो नंबर ऑफ बैड एग्स कितने हैं? 14। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक डिस्कशन कर लेते हैं। हो सकता था वो आपको प्रोबेबिलिटी दे देता बैड एग की और आपको बोलता कि आप करेक्ट या फिर अच्छे एग वाले की निकालिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी होने की और प्रोबेबिलिटी ना होने के बीच में एक रिलेशन होता है, उसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। अच्छा, अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम। मतलब इंग्लिश अल्फाबेट हमारे पास कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26 अल्फाबेट्स होते हैं हमारे पास। टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स होते हैं हमारे पास 20 नंबर ऑफ अल्फाबेट्स होते हैं। तो इन अल्फाबेट्स में से हमने एक को चूज करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी या द प्रोबेबिलिटी दैट चूजन लेटर इज अ कंसोनेंट। अच्छा, इन 26 लेटर्स में आप लोगों को पता होना चाहिए 5 तो आपके पास होते हैं वॉवेल्स, और 21 आपके पास क्या होते हैं? कंसोनेंट्स। क्या होते हैं? कंसोनेंट्स। तो सर आपको निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी द चूजन अल्फाबेट इज कंसोनेंट। तो फॉर्मूला हो जाएगा, हमें कंसोनेंट के लिए चाहिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कंसोनेंट के लिए आपके पास हो जाएगा आपके पास नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स। तो टोटल नंबर ऑफ कंसोनेंट कितना है? 21 और अल्फाबेट्स कितने हैं? 26। द प्रोबेबिलिटी इज 21 अपॉन 26 विच इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लेकिन इसी क्वेश्चन में हो सकता था वो आपसे बोलता फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वॉवेल्स। अगर वो वॉवेल्स निकालने की प्रोबेबिलिटी बोल देता तो नंबर ऑफ वॉवेल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कर देते तो 5/26 आ जाता। इन केस अगर वो वॉवेल्स निकालने के लिए बोल देता तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रखा है? हाँ, इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था
कि क्वेश्चन में अगर आपको बोला है द प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट है, कोई इवेंट हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है 0.05। क्वेश्चन में गिवन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज 0.05, बोला है नॉट गेटिंग ए, मतलब ई ना आने की प्रोबेबिलिटी, वो इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट, या फिर हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ऑलवेज क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट के बराबर होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट के बराबर होती है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट को आप डैश से भी दिखा सकते हैं, बार से भी दिखा सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी, ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको कैलकुलेशन इजी कर देता है। और हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, एक तो ये हो गया, एक और पॉइंट आपको यहाँ पे डिस्कस करते हैं, द प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, हमेशा 1 से छोटी, 1 या फिर 0, 1 और 0 के बीच में ही रहने वाली है, कभी भी इससे ज्यादा नहीं होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। कुछ इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोबेबिलिटी दे दे आपको ऑप्शन में और बोले -1, -0.5, 2 और 0.5, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, 0.5, बिकॉज प्रोबेबिलिटी नाइदर बी नेगेटिव एंड नॉट बी ग्रेटर देन 1, इस वजह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 और 1 के बीच में। फिलहाल अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट निकालना है, तो फॉर्मूला लगाइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये, ठीक है, इसको इधर भेज दें, इसको इधर भेज दें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट हो जाएगा आपका 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो आंसर हो जाएगा 1 माइनस 0.05। आप इसे माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0.95। देखिए, ना आने की प्रोबेबिलिटी हो या आने की प्रोबेबिलिटी हो, हमेशा 1 से छोटी होगी। कोई भी इवेंट हो रहा है या इवेंट नहीं हो रहा है तो हमेशा उसकी प्रोबेबिलिटी 1 से छोटी ही होगी, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 के लिए, और मैं इसका एक दूसरा वेरिएंट भी यहीं डिस्कस करूंगा। ये 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, क्वेश्चन में बोला है द प्रोबेबिलिटी दैट नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर मतलब जनरल साल जो हमारे होते हैं जिसमें 365 डेज होते हैं, तो नॉन लीप ईयर में आपके 365 डेज होते हैं। फाइन। अच्छा, बोला है 53 संडे इज, 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी, ओके संडे, ठीक है, कोशिश करते हैं। एक बात बताइए, अगर आप एक हफ्ते की बात करें तो उसमें 7 डेज होते हैं। अगर हम एक हफ्ते की बात करें, एक हफ्ते की बात करें तो उसके अंदर कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं, ठीक है, एक हफ्ते की बात करें तो 7 डेज होते हैं, ठीक है। और इस 7 डेज के अंदर एक संडे आना तो कंपलसरी है, 1 संडे तो कंपलसरी है, एक संडे तो आएगा ही आएगा, एक संडे आने की कंपलसरी है। यानी अगर आपके पास आपको 53 संडे चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो हम देखते हैं। तो 7 डेज का मतलब है, अगर हम देखें कि एक हफ्ते में 7 डेज होते हैं तो 365 डेज में कितने हफ्ते होंगे, तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं कि एक दिन में ऐसे करके देखते हैं, 7 डिवाइड बाय 365, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7 5 ज़ा 35, 7 5 ज़ा 35, 1 5, 7 2 ज़ा 14, 14 1। यानी आप इसको क्या बोलते हैं, जो आपने 365 डेज लिखे हैं, आप इन 365 डेज को 52 वीक्स और 1 डे में तोड़ सकते हैं, 52 वीक्स और 1 डे में तोड़ सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इन 52 डेज के अंदर 52 संडे आने तो कंपलसरी हैं, इन 52 वीक्स के अंदर 52 संडे आने तो कंपलसरी हैं, बट इस एक दिन में आपका क्या क्या आ सकता है, इट मे बी मंडे, इट मे बी संडे, it may be Tuesday, it may be
वेडनेसडे, इट मे बी थर्सडे, इट मे बी फ्राइडे, इट मे बी सैटरडे। क्या इनमें से कोई भी दिन आ सकता है क्या? इनमें से अगर कोई भी दिन आ सकता है तो अब ये तो कंपलसरी है, इसको तो वन ही है, इसको तो हटा दो, इसकी तो बात ही नहीं करनी है हमें। अब हमें बात करनी है इस वाले दिन की। 53 संडे की कहानी देखते हैं। तो 53 संडे की कहानी कुछ ऐसे है कि अगर आपके पास 7 आउटकम्स है, यहाँ पर 7 आउटकम्स, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज 7, बट व्हाट वी वांट फेवरेबल आउटकम इज माई संडे, हमारा संडे आना चाहिए। तो संडे के लिए पॉसिबिलिटी एक ही दिन आ सकता है, एक ही संडे आ सकता है। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग संडे हो जाएगा वो हो जाएगा 1/7। दिस इज माई करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर। बट इसी क्वेश्चन को किस तरह से चेंज कर सकते हैं? इस तरह के क्वेश्चन को कैसे चेंज कर सकते हैं? अगर इस क्वेश्चन में बोल दे कि आपका जो वो ईयर है वो लीप ईयर हो, अगर वो आपको बोल दे कि इस क्वेश्चन में कि आपका जो ईयर है वो लीप ईयर है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर अगर उन्होंने बोल दिया कि दिस इज माई लीप ईयर, तो लीप ईयर होने की वजह से उसके अंदर कितने डेज हो जाएंगे? 366 डेज हो जाएंगे। और 366 डेज होने की वजह से उसमें क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? जो आपका रिमाइंडर बचेगा ना डिवाइड करने के बाद, 366 डिवाइड करने के बाद जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो आपका बचेगा कितना? जैसे आप 5 से करेंगे 35, 35 1 16 14, रिमाइंडर बचेगा 2। यानी इन 365 डेज को आप लिख सकते हैं 52 वीक्स प्लस 2 डेज। अब यहां पे समस्या हो गई। अब आपको 2 डेज में से एक संडे चाहिए। इच में भी अब देखो ये 2 के पेयर कैसे बनेंगे। अब मैं आपको यहां पर ही अगर बताऊं तो वो जो 2 दिन आने वाले हैं कैलेंडर में, इट में बी संडे मंडे, इट में बी मंडे ट्यूसडे, इट में बी ट्यूसडे वेडनेसडे, इट में बी ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, इट में बी थर्सडे फ्राइडे, इट में बी फ्राइडे सैटरडे, इट में बी सैटरडे एंड संडे। तो यहां पर जो 2 पॉसिबल आउटकम बनेंगे हमारे, या तो संडे आएगा सैटरडे के साथ, सैटरडे और संडे एक साथ आ जाएगा, या फिर संडे और मंडे एक साथ आ जाएगा। तो इन 2 दिन में या तो सैटरडे संडे आ सकता है या फिर संडे मंडे आ सकता है, जिसमें संडे आना कंपलसरी है। वैसे तो बहुत सारे पेयर बन सकते हैं, इट मे बी 7 आउटकम्स, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, ये सारे आउटकम्स, तो टोटल तो 7 बन रहे हैं, लेकिन हमारे 2 हैं जो आ सकते हैं। तो दो इसलिए हमारी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इस वाले केस में वो हो जाएगी 2/7। टू आउटकम्स है ना हमारे पास यहाँ पर, और टोटल कितने हैं? 7 है। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में लीप ईयर बोला है या क्वेश्चन में नॉन लीप ईयर बोला है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। द प्रोबेबिलिटी इज 1/7 व्हेन दे गिव नॉन लीप ईयर इन 53 संडे। इफ दे गिव लीप ईयर विथ 53 संडे, द आंसर इज 2/7। आई होप आपको समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन इजी है और डाइस के ऊपर इस तरीके के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। बार बार पूछने का मतलब है, क्वेश्चन में बोला है इफ अ डाइस इज थ्रो द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3। देखो जब भी हम किसी डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारे जो नंबर आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6। भाई लूडो तो सबने खेला होगा, लूडो में जो हमारे टोटल आउटकम्स आते हैं वो आते हैं 1 2 3 4 5 6। 6 आएगा तो गोटी खुल जाएगी। अच्छा, इसमें अगर हम देखें कि आपका जो 3 है ये मल्टीपल ऑफ 3 है, भाई 3 1 जा 3, और जो 6 है वो भी है 3 2 जा 6। क्या और कोई नंबर है जो 3 का मल्टीपल है? नहीं है। तो अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3, अगर हम बात करें मल्टीपल ऑफ 3, तो आपकी जो हो जाएगा फेवरेबल आउटकम इज 3 और 6, मतलब 2 आउटकम्स हो गए आपके पास, ठीक है। और टोटल नंबर आउटकम इज 6, तो प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 1:3। अगर कहीं फ्रैक्शन में दिया होता है तो फ्रैक्शन में देख लीजिए, पॉइंट में दिया होता है तो पॉइंट में देख लीजिए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो या तो हम इसके बड़े क्वेश्चंस या फिर केस स्टडी, कुछ बच्चे केस स्टडी में बहुत परेशान हैं, मेरे पे काफ़ी डाउट्स आ रहे हैं
कि सर केस स्टडी के क्वेश्चंस करा दीजिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक एक केस स्टडी लाकर देता रहूं एग्जाम से पहले, जिससे आप लोगों की केस स्टडी पे थोड़ी सी अच्छी कमांड बन जाए। 10 से 12 नंबर आपको केस स्टडी में है और 15 से 20 नंबर आपके लगभग एमसीक्यूज में है, तो काफ़ी अच्छा पोर्शन ये एग्जाम में कंटेन करता है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और उन लोगों तक पहुंचाइएगा जिन लोगों को इन वीडियो की काफ़ी ज़रूरत है और उनका एग्ज़ाम भी अच्छा बने। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।